लेक्चर तो हमारा कंटिन्यू रहेगा, हमारी सीरीज़ चल रही है। सबसे पहले 2-3 मिनट में मैं हमारे जो स्पेस साइंसेस ग्रुप वाले हैं, मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? अच्छा जी। सबसे पहले तो हमारे जो स्पेस साइंसेस ग्रुप का आज एक बड़ा ज़बरदस्त एक कहना चाहिए कि प्राउड मोमेंट है। वो ये कि 4 इयर्स कंप्लीट हो गए स्पेस साइंसेस ग्रुप को बने हुए। और वहाब साहब और मैम सारा, जिन दोनों ने मिलकर ये ग्रुप बनाया, उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और कंग्रेचुलेशंस। और ये जिस तरीके से ये ग्रुप को लेके चल रहे हैं, और बाकी टीम भी यकीनन इस मुबारकबाद में शामिल है। लेकिन यहाँ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाकी टीम को लाने वाले भी यही दोनों हैं। तो टीम के जमा करने का जो कामयाबी का सेहरा है, वो भी इन्हीं के साथ है। यानी अगर आज कोई टीम मेंबर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको शामिल भी इन्होंने किया है। तो डेफिनेटली सारी कामयाबी जो है वो इन्हीं की है। और ये किसी एक नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, या इवन अपने घर से निकल के बाहर जाना, किसी छोटे से लेवल पर भी अगर आप कोई काम करना चाहें, तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता। मुझे हमेशा से यह आसान लगा कि मैं अपनी रिसर्च करता रहूं बैठ के, बस मैं बाहर ना निकलूं, या मैं किसी के साथ किसी को अपनी टीम का हिस्सा ना बनाऊं, एक टीम ना बनाऊं। टीम का नाम से मेरी जान निकलती थी हमेशा से, क्योंकि मुझे पता है हर शख्स की नेचर अलग है, उसको लेके चलना ये बड़ा मुश्किल होता है। और फिर आवाम में जाना और फिर उनसे गपशप, ये सब। तो वहाब साहब जो हैं ये सब कर रहे हैं, और मैं आज तक, सच्ची बात है, मैं हैरान हूँ कि ये कैसे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा काम है, और अल्लाह ताला ने इनको इतनी हिम्मत दी हुई है कि ये सब कुछ ये करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने तो कभी ये काम करने का सोचा भी नहीं, मेरी तो प्रेफरेंस में ये था ही नहीं कभी। टीचिंग जो मैं कर रहा हूँ, मुझे टीचिंग करते हुए 23 साल से ज़्यादा हो गया, आप यकीन माने। ये भी मेरी एक जो इनर नेचर है ना, उससे थोड़ा सा अगेंस्ट ही एक चीज़। यानी मैं पब्लिक को ना हमेशा अवॉइड करता हूँ। तो अ, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उन सब को हम एंड पे एड्रेस करेंगे, ठीक है? ये जो लेक्चर जैसे ही ख़त्म होता है, तो इन सारे मैसेजेस को फिर हम एड्रेस करते हैं, सबको सलाम करते हैं, सबको वेलकम करेंगे। तो मैं बात को आगे बढ़ाऊँ और फिर लेक्चर की तरफ जाएँ। मैंने कहा कि ये काम इतना मुश्किल है कि इवन अगर मेरी 23 प्लस ईयर्स की जो एक टीचिंग की जो एक पूरे जो एक सिलसिला है, उसको देखा जाए, तो वो भी मेरी नेचर के अगेंस्ट ही है। मैं जब भी कभी क्लास में जाता हूँ, तो पहले तो मैं एक बच्चों की तादाद, स्टूडेंट्स को देखता हूँ, तो मेरे जहन में पहली बात तो यही आती है कि यार ज़रा मुश्किल हो जाएगा इनको हैंडल करना या इनको बात समझाना। 5 मिनट के बाद मैं एडजस्ट होता हूँ और फिर लेक्चर डिलीवर करता हूँ। तो मैं कभी भी इसमें कंफर्टेबल नहीं रहा, आज भी नहीं हूँ, 100% आज भी नहीं हूँ। तो पब्लिक में जाना, कंफर्टेबल होना, ये बहुत बड़ी बात है। दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग। ये ऐसी बात नहीं है कि मेरा ग्रुप है इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि पब्लिक को फेस करना। हाँ, ये और बात है कि वक्त के साथ साथ थोड़ा सा भी हम यूज टू तो हो गए, बट आई स्टिल फील के पब्लिक को फेस करना आसान नहीं है। तो वहाब साहब ने ये ग्रुप बनाया, पब्लिक को बीच में लेकर आए, उनको इंक्लूड किया। ग्रुप के मेंबर्स आ रहे हैं, ये रोज़ाना किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं, उसको ग्रुप में शामिल कर रहे होते हैं, और ग्रुप आगे बढ़ रहा होता है। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। तो जनाब, वही ग्रुप जिसको वहाब साहब ने बनाया है, और वही ग्रुप जो 4 साल के बाद यहाँ पहुँचा है, और करते 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 हम सब उसमें शामिल हुए हैं। तो उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। और मैं आपको आज जो है वो सोलर सिस्टम की सोलर सिस्टम के एक और एस्पेक्ट के ऊपर लेक्चर देने लगा हूँ। ये है जनाब, पिछले दिनों भी थोड़ी बहुत बात इस पे हुई है, आज थोड़ी डिटेल में बात करने का मेरा प्रोग्राम था। हम बात करेंगे कॉमेट्स पर। कॉमेट्स तो एक ऐसा मौजू है ना कि जी, मैं अगर आज अपनी बात मेरी कंप्लीट ना हुई तो मैं अगले लेक्चर में भी अपनी इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूँगा, अगर आज मैंने जो कुछ बोलना है वो कंप्लीट ना हुआ तो। और वैसे भी ये सीरीज़ जो है, इसका एंड अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि कहाँ करना है, लेक्चर 7 पे करना है कि 8 पे करना है, तो अभी टाइम है हमारे पास काफ़ी। अच्छा जी, कॉमेट्स की जल्दी से जो
एक हल्की सी डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हैं दे ऑलरेडी नो, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए लोग हैं, उनके लिए तो बेसिक्स से शुरू करना पड़ता है। तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि कॉमेट्स जो हैं सोलर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, और इनका जो साइज़ होता है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका जो साइज़ होता है वो हार्डली फ्यू किलोमीटर्स होता है। ठीक है, अब ये फ्यू किलोमीटर्स का मतलब क्या है? लाइक एक कॉमेट जो है वो 1 किलोमीटर जितना भी हो सकता है, और 1 किलोमीटर से थोड़ा सा बड़ा लाइक 5-6 किलोमीटर तक, यानी यूं समझ लें कि मोस्ट ऑफ द कॉमेट्स, कुछ 70% कॉमेट्स जो हैं, 60-70-80% कॉमेट्स इसी साइज में है, 10 किलोमीटर के अंदर अंदर है। और बहुत कम ऐसी परसेंटेज है कॉमेट्स की जो 10 से 20 किलोमीटर के बीच में आते हैं, और 20 किलोमीटर से बड़े कॉमेट्स तो फिर बहुत रेयर हैं। आप इमेजिन करें कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे कि जी आज तक सबसे बड़ा कॉमेट कौन सा डिस्कवर हुआ है, सबसे बड़ा कॉमेट, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है वो भी कोई 100 समथिंग किलोमीटर का है, और वो भी कोई एक आध कोई ऐसी एग्जांपल आपको मिलेगी जो 100 किलोमीटर से ऊपर, जिसको आप कह रहे हैं कि जी ये कॉमेट है। सो मोस्टली जितने कॉमेट्स हैं वो सारे के सारे ये 20 किलोमीटर्स और ये 10 किलोमीटर और इस रेंज में ये हैं। और सोलर सिस्टम का जो साइज़ है उसके लिहाज से अगर हम कॉमेट्स के साइज़ को देखें तो कॉमेट्स बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सोलर सिस्टम में ये तो नज़र भी नहीं आने चाहिए, हमें पता भी नहीं चलना चाहिए कि कॉमेट्स हैं कि नहीं है। बिकॉज आप इमेजिन करें कि कई कई हज़ार किलोमीटर के प्लैनेट्स वो यहाँ से नज़र मुश्किल से आते हैं, तो कॉमेट ने कहाँ से नज़र आना है। लेकिन फिर एक और जो कॉमेट के साथ एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि कॉमेट जो है वो एक सिर्फ पत्थर नहीं है, एक रॉक नहीं है। कॉमेट जो है वो क्या है, इसके अंदर पत्थर भी हैं, इसके अंदर रॉक वाला मटेरियल भी है, और इसके अंदर फ्रोज़न फॉर्म में वाटर भी है, फ्रोज़न फॉर्म में अमोनिया भी है, फ्रोज़न फॉर्म में इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ मटेरियल्स। यानी मैं अभी वो पूरी फहरिस्त मैं नहीं लूँगा, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। इथानॉल, मीथानॉल और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर फ्रोज़न फॉर्म में हैं, और इनकी तादाद कितनी है? लाखों करोड़ों, यानी 10, 15, 20 की तो बात ही नहीं है, लाखों करोड़ों, हमें नहीं पता। और ये कहाँ रिजाइड करते हैं, ये कहाँ पर होते हैं? तो कॉमेट्स का जो घर है वो सोलर सिस्टम के बाहर के इलाकों में है। अब अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ, ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट लास्ट अगर प्लैनेट का मैं बनाऊँ, दैट इज़ नेपच्यून, तो नेपच्यून के ऑर्बिट जहाँ सोलर सिस्टम के मेन प्लैनेट्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद से एक रीजन शुरू होता है, और हम में से बहुत सारे लोग इस रीजन को जानते हैं। इसका नाम है काइपर बेल्ट। ये जो काइपर बेल्ट है ये नेपच्यून के तकरीबन फौरन बाद शुरू हो जाती है। इसी के अंदर वाक़या है प्लूटो। प्लूटो जो है काइपर बेल्ट के अंदर ही है, इसलिए हम इसको KBO कहते हैं, काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस काइपर बेल्ट में बहुत सारे कॉमेट्स हैं, और काइपर बेल्ट सन के अराउंड एक डिस्क की शक्ल में है। जैसे डोनट खाते हैं ना आप, डोनट जो होता है बेकरी का एक आइटम है डोनट, बिल्कुल उसी शेप की एक काइपर बेल्ट है। लेकिन काइपर बेल्ट के जो कॉमेट्स हैं उनसे भी बहुत दूर, अब हम निकल गए, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़रा तेज़ जाऊँ, काइपर बेल्ट से भी अगर आप बाहर चले जाएं, काइपर बेल्ट खुद बहुत दूर तक फैली हुई है, अगर हम काइपर बेल्ट से भी दूर चले जाएं तो फिर एक ऐसा रीजन आता है जो डिस्क की शक्ल में नहीं है, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के अराउंड एक शेल की शक्ल में है, स्फेरिकल शेल, यानी ये ऊपर भी है नीचे हर तरफ है। एक यूं समझ लें कि जैसे फुटबॉल एक स्फेरिकल शेल है, बिल्कुल इसी तरह फुटबॉल की तरह ये भी एक शेल है। अच्छा, इसकी अपनी भी एक विड्थ है, यानी यूं समझ लें कि ये एक ख़ास पूरे इलाके में ये फैला हुआ ये शेल है, और इसका नाम है ओट क्लाउड। ओट क्लाउड, क्लाउड का वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसमें लाखों की तादाद में कॉमेट्स हैं, और ओट साइंटिस्ट का नाम है, और जो ओट की ये एक थ्योरी थी। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओट क्लाउड विजुअली प्रूवन नहीं है,
यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी किताब में किसी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि ओर्ट क्लाउड कंफर्म है कि है, लेकिन हमने उसकी कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं की आज तक। लेकिन 90% से ज़्यादा कंफर्मेशन है कि ओर्ट क्लाउड है और इसके अंदर कॉमेट्स भरे हुए हैं। तो अब मैं जल्दी से रिवाइज कर दूं ताकि मैं अगली बात की तरफ जा सकूं। तो कॉमेट्स कहाँ पर हैं? कॉमेट्स काइपर बेल्ट में हैं, और काइपर बेल्ट एक डिस्क की शक्ल में एक रीजन है जो कि नेपच्यून के बाद मौजूद है सोलर सिस्टम के अंदर, और इसमें कॉमेट सन के गिर्द घूम रहे हैं। और एक वो इलाका है जो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, और ये ओर्ट क्लाउड कहलाता है। ये शेल की शक्ल में है और इसने पूरे सोलर सिस्टम को घेरा हुआ है। ये कॉमेट्स बने कैसे हैं? तो ये हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम जो है ये असल में एक नेबुला से बना है। और बड़े मज़े की बात यह है कि हम सोलर सिस्टम पे आज 5वीं बहस कर रहे हैं, 5वां लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन सोलर सिस्टम की बनावट पे हमने अभी तक कोई एक बात भी नहीं की है। इसको मैंने एंड के लिए रखा हुआ है, ठीक है। सोलर सिस्टम बना कैसे, ये अमल खुद एक बड़ा तफसीली अमल है, लेकिन बस आज के लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि सोलर सिस्टम जो है वो जिस मटेरियल से बना था उस मटेरियल का कुछ हिस्सा जो है वो आज भी प्रिजर्व्ड है। यानी आज भी वो मटेरियल वैसे का वैसी है जैसे वो 5 बिलियन साल पहले था। सोलर सिस्टम 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये कॉमेट्स वो हैं, यानी ये कॉमेट उस मटेरियल का ओरिजिनल मटेरियल है जिससे सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ है। ये बचा हुआ मटेरियल है। दूसरे लफ्ज़ों में आप जब केक बनाते हैं तो केक का जो मसाला बनाते हैं, जब आप उसको अवन में रख देते हैं तो वो जो बर्तन में लगा रह जाता है ना पीछे, बस ये कॉमेट्स इसी तरह है। यानी जो सारा मसाला प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गया, सन में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया, जो बच गया वो आज भी कॉमेट्स की शक्ल में। लिहाजा कॉमेट्स को ऑब्जर्व करना इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें अपने ओरिजिनल मटेरियल के बारे में बताते हैं कि जिनसे सोलर सिस्टम बना हुआ है। ये प्रिजर्व्ड मटेरियल है। अच्छा जी, अब कॉमेट्स के ऊपर बाकायदा हम बात करते हैं जी। अब बस मैं फिर वही कहूँगा, मेरी आदत बन चुकी है चूँकि पढ़ा पढ़ा के, तो मैं ये बोलता हूँ, क्लास में भी बोल देता हूँ, आपको भी बोल देता हूँ कि जी कोशिश करें कि सारे वर्ड सब कुछ लिखना शुरू कर दें और हर चीज़ पे गौर से सुने कि क्या मैं कह रहा हूँ, एक एक वर्ड। अच्छा, अब कॉमेट्स जो हैं ये माजी में भी नज़र आते रहे और आजकल भी। आजकल तो अभी रिसेंटली एक कॉमेट हम सब ने देखा और टेलीस्कोप्स में तो अभी भी देखा जा रहा है। अच्छा, कॉमेट्स को हमेशा से देखा गया है और एक कॉमेट का रिकॉर्ड एंशिएंट टाइम से हमारे पास मौजूद है। दीवारों पे उसकी तस्वीर बनी हुई है, लोगों ने उसको देखा, लाजमी बात है समझ नहीं पाए कि ये क्या है, लेकिन वो तस्वीर से हमें पता चला कि लोग उसको देखकर परेशान ज़रूर हुए क्योंकि लोगों ने दीवारों पे उसकी तस्वीर बनाई हुई है। और किस तरह की तस्वीर बनाई हुई है, अगर आप पुरानी बुक्स उठा के देखें और पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स उठा के देखें तो लोगों ने कॉमेट की तस्वीर कुछ ऐसी बनाई हुई है जैसे मैं आपको बना के दिखाने लगा हूँ। मोस्ट ऑफ द बुक्स और जितने भी हायरोग्रिफ्स हैं उसके अंदर कुछ इस किस्म की तस्वीर हमें नज़र आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसका मतलब यह है कि वो लोग क्या बताना चाहते हैं कि हमने आसमान में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जिसके पीछे कोई दुम सी निकली हुई टेल निकली हुई थी। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत पुरानी ऑब्जर्वेशंस भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि 240 बीसी में, 240 बीसी के अंदर, बीसी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 240 साल पहले। और इसको अगर आज की डेट में देखें तो चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज से तकरीबन 2000 साल पहले दुनिया में आए, तो ये तकरीबन 2240 साल, तकरीबन इस एज की तकरीबन 2300 साल पुरानी बात है। तो लोगों ने उस दौर में भी किसी एक कॉमेट को देखा। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री को चेक करते रहें तो आपको वक्तन फ़वक्तन इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि लोगों ने एक कॉमेट देखा, लोगों ने एक कॉमेट देखा, लोगों ने एक कॉमेट देखा। अच्छा, अब कॉमेट्स तो बहुत सारे हैं, यानी काइपर बेल्ट में और ओर्ट क्लाउड में तो भरे हुए कॉमेट्स, और वो सोलर सिस्टम के अंदर भी आते रहते हैं। लेकिन एक फिजिसिस्ट के जहन में एक बात आई, फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, जनाब उसका नाम है एडमंड हेले। एडमंड हेले, ये एडमंड हेले जो है उसके जहन में एक बात आई
कि ये जो तारीख में रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप इनको लिखते चले जाएं ना कागज़ पे, तो आपको पता चलेगा कि हर 72 से 80 साल बाद लोगों ने कॉमेट देखा है। हर 72 से 80 साल बाद एक रिकॉर्ड आपको मिलता है, हर 72 से 80 साल के बाद आपको रिकॉर्ड मिलता है। तो उसने एक स्पेकुलेशन की, उसने ख्याल किया कि अगर हर 72 से 80 साल के दरमियान लोग जो हैं वो कॉमेट देखने का कहते हैं या उसकी रिपोर्ट करते हैं, तो क्या ख्याल है, ये एक ही कॉमेट तो नहीं है कहीं? इट माइट बी जस्ट वन कॉमेट जो कि बार बार विजिट कर रहा है, मे बी इट इज ऑर्बिटिंग सन। और ये याद रखें कि ये दौर है 1600 समथिंग, 17th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। एडमंड हेले उसी दौर में मौजूद था इंग्लैंड में, ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, जिस दौर में न्यूटन है, ये न्यूटन के दौर का बंदा है। तो उस वक्त ये ऑर्बिट्स और ये सारी चीज़ें बहुत नई थी, इनके ऊपर काम चल रहा था, कैप्लर के लॉज और ये सब ताज़े ताज़े जो हैं इनके ऊपर वर्किंग हो रही थी। तो हेले ने कहा कि कहीं ये एक ही कॉमेट तो नहीं है जो हर एक खास टाइम के बाद रिपीट होता है और लोग समझते हैं कि डिफरेंट कोई चीज़ आ गई है। तो उसने क्या किया कि उसने एक पॉसिबल ऑर्बिट कैलकुलेट करने की कोशिश की, और जब उसने वो ऑर्बिट कैलकुलेट किया तो उस ज़माने के लिहाज से बहुत बड़ा कारनामा था कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट वो कैलकुलेट करता। तो उसने एक ऑर्बिट कैलकुलेट किया और उसको पता चला कि जी अगर तो मैं सही हूं, अगर तो ये वही एक ही कॉमेट है, तो उसने ये कहा कि ये कॉमेट जो है ये फिर सन के अराउंड एक बहुत बड़े इलिप्टिकल ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है। इलिप्टिकल को उर्दू में हम कहेंगे बैज़वी, अंग्रेजी में हम कहते हैं इलिप्टिकल या ओवल कहते हैं, उर्दू में कहेंगे बैज़वी। बहुत बड़े इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये गर्दिश कर रहा है। जब ये सन के करीब आता है तो इसका फासला जो होता है वो इतना होता है कि ये मरकरी और वीनस के दरमियान में पहुंच जाता है, और जब ये दूर जाता है तो काफ़ी दूर चला जाता है। तो उसने प्रिडिक्ट किया कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये एक ही कॉमेट हो, और अगर तो ये सही है तो फिर ये एक ही कॉमेट जो है ये हर 72 से 80 साल के दरमियान वापस आएगा। ऑन द एवरेज इसको 75 से 76 साल के बाद आप दोबारा देख सकते हैं। और ऐसे ही हुआ कि उसकी प्रिडिक्शन के ऐन मुताबिक कॉमेट अगली दफ़ा नज़र आ गया, और इस वजह से इस कॉमेट का नाम पड़ गया हेलेस कॉमेट। तो हेलेस कॉमेट जो है वो उसके डिस्कवरर के नाम की वजह से नहीं है, हेलेस कॉमेट उस बंदे के नाम की वजह से है जिसने उसका ऑर्बिट कैलकुलेट किया और ये बताया कि माजी में ये जो बार बार लोगों ने इसको देखा है ये एक ही कॉमेट है, ये कोई मल्टीपल कॉमेट्स नहीं है। तो जनाब हेलिस कॉमेट, द फेमस हेलिस कॉमेट, ये जनाब इसका मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब ये जो हेलिस कॉमेट है ये पीरियोडिक कॉमेट है, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब ये कि बार बार आता है और 76-75 ईयर्स के ऑर्बिट में है। आखिरी मर्तबा ये इसने सोलर सिस्टम के इंटीरियर को विजिट किया है, हमारे करीब से गुजरा है 1986 में, 1986 में, और 1986 के बाद उसमें 76 और ऐड कर लें तो अब ये 2060 या 61 में दोबारा विजिट करेगा। और ये वाहिद पीरियोडिक कॉमेट है जो बहुत ब्राइट है और आम आंख से नजर आता है। बाकी पीरियोडिक कॉमेट्स और भी हैं, लेकिन ये आम आंख से नजर आने वाला वाहिद इतना ब्राइट है कि जो हर दफा नजर आता है, ये नहीं कि कभी मिस हो जाए, हर दफा नजर आता है। और अगर 1986 से आप पिछले विजिट पे चले जाएं, 1986 से पीछे चले जाएं, तो 1986 से पहले 1910-1911 में इसने इनर सोलर सिस्टम को विजिट किया था हेलिस कॉमेट ने। और तब क्या हुआ था, तब का वाकया बड़ा मजेदार है, सुनना जी तवज्जो से। 1910 में क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने कैलकुलेट किया कि हेलिस कॉमेट जब आएगा तो इसके टेल के अंदर से अर्थ गुजरेगी, कॉमेट जो है इसकी टेल में से अर्थ गुजर जाएगी। तो अब लोगों के जहन में यह था कि कॉमेट की जो टेल होती है उसमें कोई गैसेस होती हैं, कोई पॉइजनस गैसेस होती हैं, पता नहीं हम उसकी टेल के अंदर से गुजर जाएंगे तो क्या होगा। तो लोगों ने इस चीज़ के पीछे मास्क बेचना शुरू कर दिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे सन 2020 में आप सब ने और हम सब ने मास्क ख़रीदे थे। वही मास्क जो 5 रुपए का होता था वो हमने 50 और 100 रुपए का भी ख़रीदा। तो बिल्कुल उसी तरह
हमने जो है 1910 में गैस मास्क खरीदना शुरू किए, बड़े से गैस मास्क, कि जब हम हेलिस कॉमेट की टेल में से गुजरेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में पॉइजनस गैसेस ना फैल जाएं। और यकीनन ऐसा कुछ नहीं होना था और ना हुआ। बहरहाल जी, हेलिस कॉमेट मशहूर हो गया कि जी ये रिपीट होता है और नज़र आता है। और जब भी कोई कॉमेट सन के करीब पहुंचता है तो सन की जो हीट है वो उसके मटेरियल को मेल्ट करती है। उससे दो चीज़ें होती हैं। पहला काम क्या होता है, कॉमेट का मटेरियल मेल्ट होके उसका हेड बनाता है। हेड जो है दैट इज नॉट एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमेट। हेड गैसेस का फैलाव है। कॉमेट बीच में से वही 2-4 किलोमीटर का है, लेकिन गैसेस का फैलाव जो है उसको कहते हैं हेड। और सन जो है वो इस हेड में मौजूद गैसेस को पुश करता है पीछे की तरफ, क्योंकि सन जो है उससे एक मुसलसल आंधी चलती रहती है, जिसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। सोलर विंड उसको हम कहते हैं। सन से सोलर विंड चलती है जो उस मोल्टन मटेरियल को पीछे की तरफ पुश करती है और टेल कॉमेट की जो है वो बन जाती है। लिहाजा सारे कॉमेट्स जो हैं उनकी टेल ऑब्वियसली मौजूद होती है, हेड भी और टेल भी। अच्छा जी, तो हेलिस कॉमेट की बात हुई जनाब। थोड़ा सा हम बात को आगे लेके चलते हैं। हेलिस कॉमेट मैं रिपीट कर दूं, इसलिए नहीं मशहूर है कि उसको डिस्कवर करने वाले का नाम हेले है। हेलिस कॉमेट उसके ऑर्बिट के कैलकुलेटर के नाम पर है, यानी एडमंड हेले ने उसका ऑर्बिट कैलकुलेट किया और हमें यह बताया कि जी वो हर 75-76 साल के बाद आता है। जनाब, जैसे जैसे रिसेंटली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आते चले गए, टेलीस्कोप्स बनती चली गई, हमने ऐसे कॉमेट्स भी देखना शुरू किए जो आम आंख से नज़र नहीं आते। अब इस वक्त एवरेज ये है कि हम ओट क्लाउड और काइपर बेल्ट से आने वाले हर साल 12 कॉमेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। 12 कॉमेट्स कौन आइडेंटिफाई करता है? हम शायद उसको आइडेंटिफाई करें ना करें, हमारी टेलीस्कोप्स आइडेंटिफाई कर लेती हैं। अच्छा जी, अब 1984 में ये जो कॉमेट्स अब चूंकि बहुत ज़्यादा हम आइडेंटिफाई करना हमने शुरू किया, पहले तो सिर्फ वो देखते थे ना जो किसी को नज़र आ जाता था। तो 1900 एक सेकेंड जी, मैंने अगर ये वर्ड 84 कहा है, लेट मी करेक्ट, इट इज़ 1994। ठीक है जी, अगर मैं मेरे जहन से 84 ओके यस, अगर 84 निकला है तो माय मिस्टेक। इट इज़ 1994, मतलब कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं कि हमने कॉमेट्स का नाम रखने का एक तरीका निकाला। क्योंकि कॉमेट्स ज़्यादा हो गए थे तो हमने सोचा कॉमेट का नाम कैसे रखा जाए। तो अब मैं वो तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉमेट का नाम कैसे रखा जाता है और जितने भी कॉमेट्स के नाम आप सुनते हैं उनके पीछे क्या रीज़न होती है। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट। अच्छा, अब कॉमेट के नाम में सबसे पहले एक आता है लेटर। जैसे कि अगर तो आ रहा है P/, अगर तो कॉमेट के नाम के पीछे आ रहा है P, तो इसका मतलब है कॉमेट है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब है सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है और वो आएगा, रिटर्न होगा। अगर कॉमेट के नाम में आ रहा है C, तो C का मतलब है नॉन पीरियोडिक कॉमेट। नॉन पीरियोडिक कॉमेट क्या होता है? जो ओट क्लाउड से या काइपर बेल्ट से चले, सन के करीब से गुजरे और वापस चला जाए, कभी वापस ना आए। इस किस्म के कॉमेट का जो रास्ता होता है उसको हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। दिस इज पैराबोलिक पाथ। ये इसमें कॉमेट कभी वापस नहीं आता। दिस इज सन, दिस इज द कॉमेट कमिंग इन, सन के अराउंड उसने स्विंग लिया और वापस चला गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। इस किस्म के रास्ते का नाम है पैराबोलिक पाथ। तो अगर सी लिखा हुआ है तो वो पैराबोलिक पाथ है और कॉमेट कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा जी, सुनना जी, और अगर किसी कॉमेट के नाम के पीछे एक्स लिखा हुआ है, अगर कॉमेट का नाम एक्स से शुरू होता है, तो इसका मतलब यह है कि हम उस कॉमेट के ऑर्बिट को सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाए और हमें नहीं पता कि वो किस तरह के ऑर्बिट में है। इसी तरीके से अगर किसी कॉमेट के नाम के शुरू में डी आता है, तो डी का मतलब होता है कि कॉमेट डिसअपियर हो गया है, यानी कॉमेट गायब हो गया है। और हो सकता है, बिल्कुल कॉमेट गायब हो सकता है, क्योंकि कॉमेट डिसइंटीग्रेट होता है। लास्ट लेक्चर में इस पर हमने बहुत तफसील में बात की है। कॉमेट जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है और उसके जो टुकड़े हैं वो उसके पूरे ऑर्बिट में बिखरते जाते हैं, उन्हीं से मीटियोर शार्स बनते हैं। तो जब भी कॉमेट सन के गिर्द घूमता है वो अच्छा खासा छोटा हो जाता है।
जब भी सन के गिर्द घूमता है वो अच्छा खासा डिम हो जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है एंकेज कॉमेट, 2P एंके। 2P पीरियोडिक कॉमेट में सेकंड कॉमेट है एंकेज कॉमेट। 4.5 साल बाद सन के गिर्द वापस आ जाता है। इतनी दफा वापस आ चुका है, इतनी दफा आ चुका है कि झड़ते 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 मेरे ख्याल अगले 3-4 साल बाद आम आंख से तो खैर टेलीस्कोप्स में भी नजर आना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो डी अगर नाम के पीछे आ गया तो डी का मतलब है डिसअपियरेंस। और अगर किसी कॉमेट के नाम के पीछे ए आ जाए तो ए का मतलब यह है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को कॉमेट समझ लिया था, वो कॉमेट था नहीं, यानी उसको फिर आपको नाम को तब्दील करना पड़ेगा बाद में। और अब आखिरी बड़ी मजेदार बात, अगर किसी कॉमेट के नाम के पीछे आई आ जाए, ये जो आई वाला फैक्टर है ना, अभी मैं इस पे आता हूं, आई पे आता हूं। आई का मतलब यह है कि वो कॉमेट जो आपको आसमान में नजर आया है, ना वो काइपर बेल्ट से आया है, ना वो ओर्ट क्लाउड से आया है, वो इंटरस्टेलर स्पेस से आया है। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है वो कॉमेट किसी और सिस्टम से आया है, आपके सोलर सिस्टम का नहीं था, ठीक है। इंटरस्टेलर कॉमेट, बिटवीन द स्टार्स, यानी वो आपके सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था। अगर किसी कॉमेट के नाम के पीछे आई आ जाए, ये आई वाले चक्कर है ना, इस पे मैं बात करता हूं जी। अच्छा, अब अगला पार्ट, पहले अगले पार्ट को सुन लें। तो P या C या X या D या A या I आएगा, उसके बाद स्लैश आएगा, स्लैश के बाद एक नंबर आएगा, और ये नंबर क्या शो कर रहा है, ईयर को शो कर रहा है कि ये कॉमेट डिस्कवर कब हुआ है। जैसे मैंने लिखा 2023, तो अगर कोई कॉमेट 2023 में डिस्कवर हुआ है तो 2023। उसके बाद अगला लेटर सुनते जाना जी तवज्जो से, क्योंकि कॉमेट बहुत ज्यादा डिस्कवर हो रहे हैं। अगर कॉमेट जो है वो जनवरी की 15 से पहले डिस्कवर हुआ है तो ए आएगा। अगर जनवरी की 15 के बाद डिस्कवर हुआ है तो बी आएगा। और अगर जनवरी के हाफ से पहले डिस्कवर 5 कॉमेट्स हो गए तो A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह चलेंगे। मसलन अगर एक कॉमेट के साथ लिखा हुआ है A1, इसका मतलब है ये जनवरी के मंथ के हाफ से पहले वाले इंटरवल में पहला कॉमेट है। अगर किसी के नाम के साथ लिखा हुआ है A5, इसका मतलब है 2023 सन में जनवरी के हाफ से के अंदर अंदर, शुरू के हाफ के अंदर अंदर ये 5वां कॉमेट है। अगर यहां ए की बजाय बी आ जाए और फिर उसके साथ नंबर्स चलें तो इसका मतलब है हम जनवरी के दूसरे हाफ की बात कर रहे हैं। और अगर सी आ जाए तो हम फेब के पहले हाफ की बात कर रहे हैं। तो हर मंथ के लिए 2 लेटर्स हैं, एक शुरू के हाफ के लिए, एक बाद के हाफ के लिए। अब आप देख लें, ए बी ये जनवरी के लिए, सी डी ये फेब के लिए, ई एफ मार्च के लिए, एंड सो ऑन। उसके बाद जिक्र होगा जिसने कॉमेट को डिस्कवर किए। अगर आपने डिस्कवर किया आपका नाम इधर आ जाएगा। लेकिन याद रखें कि आजकल कॉमेट्स को ऑटोमेटिक टेलीस्कोप्स डिस्कवर कर रही हैं और ऑब्जर्वेटरीज के नाम आते हैं यहाँ पर। कभी आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आता है एटलस, कभी आपको यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ नजर आता है, कभी कुछ और लिखा हुआ नजर आता है। तो ये क्या है, ये उन ऑब्जर्वेटरीज के नाम हैं जिनकी ऑटोमेटिक टेलीस्कोप्स ने इन कॉमेट्स को डिस्कवर किए। तो मेरा ख्याल है कि जी मैं आपको समझाने में कामयाब रहा कि एक कॉमेट का नाम कैसे बनता है। तो इस वक्त जो कॉमेट विजिबल है टेलीस्कोप्स में और कुछ दिन पहले आम आंख से भी सबने देखा, मैं उसका नाम एक दफ़ा आपके सामने रख दूं दोबारा। कॉमेट का नाम क्या है, मेरे ख्याल अब तो रट गया होगा हमें। तो कॉमेट का नाम है जी C/2023 A3। अच्छा, मैं शॉर्ट करके यहाँ लिख रहा हूँ। सी का मतलब अब आप समझ जाएं, सी का मतलब ये है कि ये नॉन पीरियोडिक कॉमेट है, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। और नॉन पीरियोडिक का मतलब है ये वापस कभी भी नहीं आएगा। ये अक्सर एक बात सब कहते हैं जी 80,000 साल बाद ये आया है, आया 80,000 साल बाद होगा। अब उसका ऑर्बिट चेंज हो गया है क्योंकि जुपिटर और सैटर्न की ग्रेविटी ऑर्बिट्स को चेंज करती है। अब कम से कम ये वापस नहीं आएगा, ये बस गया तो गया, ये वंस आया है। तो 2023 के A3 का क्या मतलब है, जनवरी की 15 से पहले पहले डिस्कवर होने वाला ये तीसरा कॉमेट है। और इसको किसने डिस्कवर किया है,
दो सिस्टम्स ने एक साथ डिस्कवर किया। एक है सुचिनशन, सुचिनशन चाइना की ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है पर्पल ऑब्जर्वेटरी, जिसको चाइनीज लैंग्वेज में सुचिनशन कहते हैं, और दूसरा है एटलस। एटलस ये अमेरिका के अंदर एक और ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कॉमेट्स को देखता है और डिस्कवर करता है। ये दोनों ने मिलकर किया। अच्छा जी, तो इस तरह के कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम में आते रहते हैं। अब जनाब बात करते हैं जनाब, ये है वाकया, ये है जनाब वाकया 2017 अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2017, दैट हमने एक कॉमेट को जो है वो आइडेंटिफाई किया, एंड दैट कॉमेट और उसकी माइनर सी टेल भी थी जिससे पता चला कॉमेट है। और पैन स्टार्स टेलीस्कोप जो है, पैन स्टार्स टेलीस्कोप, उसने इसको आइडेंटिफाई किया। और मजे की बात यह है कि इसके नाम के पीछे लिखा हुआ है आई। सो इट इज I/2017 U1। ये है जनाब कॉमेट। और आई का नाम आते ही हम सबके कान खड़े हो गए। हमने कहा ये क्यों, आई क्यों है इसके पीछे? तो हमें पता चला कि जनाब ये, और कुछ अरसे बाद हमने उसको कंफर्म भी किया कि ये वो पहला कॉमेट है जो सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। और इस कॉमेट का नंबर तो मैंने आपको लिख के यहाँ पर दिखा दिया, और इसका एक हमने एक इसको नाम भी दिया। और इसका नाम एक मेरे ख्याल अफ्रीकन लैंग्वेज है, कोई नेटिव लैंग्वेज, उसमें इसका नाम हमने रखा आओमुआमुआ। इसका नाम हमने रखा आओमुआमुआ, ये इसका नाम था। और मैं इससे पहले कि मेरे पास टाइम चूँकि थोड़ा मुझे कम नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बोर्ड पे नहीं लिखता, तो इसकी स्पेलिंग भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जी। इट इज़ आओमुआमुआ, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। एंड इट वाज द फर्स्ट इंटरस्टेलर कॉमेट। और जनाब ये पता कैसे चला कि ओर्ट क्लाउड से नहीं आया और काइपर बेल्ट से नहीं आया? क्योंकि इसकी स्पीड और इसके रास्ते की प्रोफाइल ना हमारे किसी कॉमेट के साथ मैच नहीं करती थी। और फिर सोलर सिस्टम के कॉमेट्स जो हैं उनमें कुछ केमिकल कंपोजिशंस भी हमें अब पता चल गई हैं कि किस तरह की होती हैं। तो ये किसी भी तरह से इन कॉमेट्स के साथ मैचिंग नहीं था। फिर हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ये जो आओमुआमुआ है ये लंबूतरा सा ऑब्जेक्ट है, लंबा सा ऑब्जेक्ट है, और ये अपने एक्सिस पे ऐसे घूम भी रहे और सोलर सिस्टम के बीच में से होकर ये चला गया। किसी ने ये भी कहा जी ये एलियन शिप भी हो सकती है, कोई लंबी सी एलियन शिप है और वो गुजरी है सोलर सिस्टम के अंदर से। बहरहाल वो तो आपको पता है, कुछ लोग अजीब से भी दुनिया में पाए जाते हैं, जो अच्छी भली चीज़ को कहते हैं कि नहीं है और अच्छी भली नहीं वाली चीज़ को कहते हैं कि है। ऐसे लोग बहुत हैं हमारी दुनिया में। तो आओमुआमुआ जो है ये पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कंफर्म्ड जो है ये डिस्कवर हुआ। अच्छा जी, अभी ये जी बस आंसर करते हैं जी सारी बातों का। अच्छा जी, उसके बाद अब जिक्र हम करने लगे 2019, अगस्त 2019, अगस्त 2019। अब जनाब एक और ऐसा कॉमेट डिस्कवर हुआ जिसके नाम के साथ आई लिखा हुआ था। सो आई मीन्स वंस अगेन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और इसका नाम है बोरिसोव, that is 2I Borisov. Borisov is the name of the scientist and astronomer who discovered it. और जनाब ये भी कंफर्म हो गया कि ये बोरिसोव जो है ये भी एक इंटरस्टेलर कॉमेट है और ये सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता। और इसके साथ साथ दो ऐसे मीटियोराइट्स हैं, बल्कि जब वो जल जाते हैं, जल रहे होते हैं, तो आपको पता है उसको मीटियोर कहते हैं। मैं बात को जी कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर का टाइम भी बच सके। तो दो ऐसे मीटियोर्स हैं जो कि ज़मीन पे तो नहीं गिरे, लेकिन जल गए, लेकिन जिस तरफ से आए, जैसे आए, जितनी स्पीड से आए और जले, उनसे हमें पता चलता है कि ये इंटरस्टेलर मीटियोर्स थे। यानी ये सोलर सिस्टम से बिलोंग भी नहीं करते थे। ये बिटवीन द स्टार्स किसी और सोलर सिस्टम से शायद आए हों, इवन ज़रूरी नहीं किसी सोलर सिस्टम से आए हों। अच्छा, एक के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जी किसी स्टार
यानी उसके स्टार के एक्सप्लोजन का रेमिनेंट था, यानी किसी सुपरनोवा का बचा हुआ टुकड़ा है। तो ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आया और आके जल गया। तो दो कंफर्म ऐसे मीटियोराइट्स हैं जी, और इनके नाम जो हैं वो IM-1 और IM-2, आसान लफ्ज़ों में इनको अगर आपने याद रखना है तो IM-1 और ये 2014 का वाक़या है, और IM-2 जो है ये 2022 का वाक़या है। और ये दो मीटियोर्स जो हैं ये भी इंटरस्टेलर मीटियोर्स हैं। और उसके बाद जनाब हमारे सोलर सिस्टम में हम वापस आ जाते हैं। आखिरी बातें दो करूँगा और बस उसके बाद फिर हम सवाल जवाब की तरफ जाएंगे। तो बहुत सारे कॉमेट्स तो आते हैं, सन के गिर्द घूमते हैं और वापस चले जाते हैं। 1992 में एक कॉमेट ऐसा था जिसको जुपिटर की ग्रेविटी ने कैप्चर किया हुआ था। सो इट वाज ऑर्बिटिंग जुपिटर, और जुपिटर के ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से इसके 21 टुकड़े हो गए। इसका नाम था जी शूमेकर लेवी 9। शूमेकर लेवी एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, और ये 9th कॉमेट था उस साल में। उस वक्त ये नाम इस तरह नहीं लिखे जाते थे, उस वक्त डिफरेंट तरीका था। 1992 में ये टूटा शूमेकर लेवी 9, और 1994 में ये जुपिटर के साथ हिट कर गया, बाकायदा कोलिजन हुआ। और आखिरी बात आज के लिए, 2014 में 2014 में एक कॉमेट था जी, उसका नाम था, मैं नाम ले रहा हूं, C/2013 A1 साइडिंग स्प्रिंग। चलें लिख देता हूं, मैंने कॉमेट का नाम लिया C/2013 A1 साइडिंग स्प्रिंग। ये साइडिंग स्प्रिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया की ऑब्जर्वेटरी है जिसने इसको डिस्कवर किया, और इसके बारे में ये हमारा ख्याल था कि देयर इज़ अ चांस कि ये कॉमेट जो है ये मार्स के साथ टकराए, मरीख के साथ टकरा जाए। और हुआ क्या कि ये मार्स के साथ तो नहीं टकराया, लेकिन मार्स इसकी टेल के अंदर से गुजर गया। तो टेल आपको पता है कि वो इतनी डेंस नहीं होती, पता भी नहीं चलता कि कोई चीज़ टेल में है कि नहीं है, वो तो हम दूर से देखते हैं तो हमें टेल नज़र आती है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जी एक कॉमेट को हमने जुपिटर पे टकराते हुए देखा, और एक कॉमेट मार्स के करीब से गुजरा। और सॉरी जी बात लंबी हो रही है, एक बात और आखिरी, 1901 में 1901 एक कॉमेट, मोस्ट प्रोबेबली कॉमेट, अर्थ के साथ टकराया। ठीक है, 99% एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल है जी ये कॉमेट ही था, कुछ कहते हैं एस्टेरॉयड था, लेकिन ये कॉमेट ही था। और ये कॉमेट 1901 में अर्थ के साथ टकराया। टकराया से मुराद है हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, ज़मीन से चंद मीटर के फासले पे आने के बाद ब्लास्ट होके फटा। और ये वाक़या है रशिया, ये रशिया का वाक़या है 1901 का ये वाक़या है। और रशिया का इलाका था साइबेरिया, और साइबेरिया का जो इलाका था, जंगल था वहाँ पर, उसका नाम था टंगुस्का। टंगुस्का इलाका जो था उसमें जाकर ये फटा है। और अगर इसकी एनर्जी को अगर आप देखें तो ये किसी हाइड्रोजन बॉम्ब से ज़्यादा थी। ठीक है, और ये जो कॉमेट है ये लेटेस्ट आप समझ लें या रिसेंट मोस्ट कोलिजन की एग्जांपल है विद द अर्थ। अब माजी में तो ऐसे कोलिजन्स हुए होंगे, लेकिन बिल्कुल रिसेंट अगर आपसे कोई पूछे जी बिल्कुल रिसेंट कोई बताएं तो ये 1901 का जो वाक़या है, इसमें हमारी कंफर्मेशन है कि एक कॉमेट जो है वो रशिया के टंगुस्का इलाके में आकर हिट नहीं किया उसने, ऊपर आके फटा, जंगल सारा जल गया, और आबादी वहाँ पर कोई ख़ास थी नहीं इसलिए बचत हो गई, और इसका एक्सप्लोजन किसी हाइड्रोजन बॉम्ब से ज़्यादा था। तो लिहाजा जी ये आज की थोड़ी सी बात थी कॉमेट से रिलेटेड। यहाँ पर मैं अपनी बात को आज रोकता हूँ, और देखेंगे जी कि नेक्स्ट लेक्चर में कुछ सेक्शन इसका अगर हमने रखना होगा तो रखेंगे, नहीं तो कोई और मौजू पे बात करेंगे। अब यहाँ से आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।
नहीं जी, वो भी 1 से शुरू होगा क्योंकि वो कैटेगरी डिफरेंट है। तो अगर वो पहला वाला जो है वो A1 है, तो दूसरा वाला जो है वो भी A1 ही होगा, लेकिन वो कैटेगरी डिफरेंट है, इसलिए A1 दोनों के साथ आएगा। थैंक यू, थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल। शामिल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं, वो मसाले डले हुए थे क्योंकि 92 में जब ये डिस्कवर हुआ है, तो उस वक़्त हमें पता चला कि ये काफ़ी सालों से जुपिटर के गिर्द घूम रहा है। यानी कॉमेट को जुपिटर की ग्रेविटी ने पहले तो कैप्चर किया है अपने गिर्द ऑर्बिट में, फिर उसको तोड़ा-फोड़ा है, फिर कोलिजन 1994 में। तो अर्थ से तो खैर टकराने का सवाल ही नहीं पैदा होता, बहुत ज़्यादा दूर था। शूमेकर लेवी 9 जुपिटर के साथ ये टकराया, 21 टुकड़े इसके हुए। और आप 7वीं 8वीं क्लास में थे, मैं उस वक़्त मैट्रिक में था, और मेरे पास कोई ऐसी टेलीस्कोप्स वगैरह तो थी नहीं, लेकिन मुझे ये न्यूज़ ज़रूर पता थी कि इवन एक बाइनोकुलर में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसका पता चलेगा। तो मैं वो भी नहीं देख सका उस वक़्त, मुझे याद है हम कहीं सफ़र में थे, कहीं जा रहे थे, तो वो भी नहीं देख सके, कुछ भी नहीं देख सके। बाद में बस फिर ये इंटरनेट की तस्वीर ने हमें दिखाया, तो बस वो खबरों के मसाले ही थे, बाकी यहाँ आने का तो कोई चक्कर नहीं था। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ये उस वक़्त हबल टेलीस्कोप जो थी वो उसने इमेजेस इसके लिए हैं जो शूमेकर लेवी 9 जुपिटर के साथ टकराया था, और अर्थ वाली टेलीस्कोप्स से भी इमेजेस लिए गए थे, लेकिन जो बेहतरीन इमेजेस हैं, बहुत डिटेल में हैं, वो हबल टेलीस्कोप के हैं। उनमें ये जो टेलीस्कोप्स बड़ी-बड़ी होती हैं, ये मूवीज़ तो नहीं बना सकती, लेकिन कुछ इमेजेस ऐसे हैं कि अगर आप उन इमेजेस को कंपाइल करें तो एक छोटी सी मूवी सी नज़र आती है। तो हबल टेलीस्कोप का था, उसमें किरदार था, और इसके इमेजेस अगर मिल गए तो मैं शेयर ज़रूर कर दूंगा ये ग्रुप के अंदर। अच्छा, ओमुआमुआ जो था जी, ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तो था, लेकिन एग्जैक्ट इसकी डायरेक्शन का हमें नहीं पता चल सका। हाँ, कांस्टलेशन हमें ज़रूर पता चल गई कि जी इस कांस्टलेशन, फलां कांस्टलेशन की तरफ से आया, लेकिन किसी और स्टेलर सिस्टम यानी एक्सो किसी और सोलर सिस्टम से निकल के आया है या कहाँ से आया है, ये नहीं पता चल सका। और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और इसने सोलर सिस्टम के अंदर से गुजरते वक्त टाइम भी नहीं दिया
कि इसके बारे में कुछ पता चला है, बल्कि ये डिस्कवर कब हुआ है जब ये अपने प्रेहेलियन से गुजर चुका था, यानी सन से क्लोजेस्ट जो पॉइंट होता है जिसको प्रेहेलियन कहते हैं एस्ट्रोनॉमी में, ये वहाँ से गुजर के जब जा रहा था तब डिस्कवर हमने इसको किया है। तो हमें इसका बिल्कुल ओरिजिन नहीं पता कि ये कहाँ से आया है। लेकिन एक एडिशनल चीज़ ऐसे ही मेरे जहन में हमेशा से रही है कि मुझे ऐसा फील होता है कि ये जितने भी कॉमेट्स हैं, बेशक हमारे सोलर सिस्टम के हों या कोई एक आध बाहर से आया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब स्पेस में कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट या कोई ऐसा रॉकेट रेडी रखना चाहिए कि जैसे ही ऐसा कोई कॉमेट आए तो हम उसके साथ अपने स्पेसक्राफ्ट को अटैच कर दें और हम उसकी राइड लेकर आगे चले जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि जी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि हम उसी के ऊपर बैठ के तो हम आगे निकल जाएं और देखते जाएं कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है और क्या क्या कर रहा है। ऐसे एक वाइल्ड आइडिया मेरे जहन में है, लेकिन बहरहाल इसके ओरिजिन का हमें नहीं पता चल सका। बस हाँ, ये ज़रूर पता चला कि जी फलां कॉन्स्टलेशन से ये आया होगा और फलां तरफ जा रहा है, ये पता चल गया, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ से आया ये नहीं पता चल सका। जी जी जी। हाँ जी, बिल्कुल हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। हमने गैसेस, ये एक कॉमेट के पार्टिकल्स कलेक्ट किए थे और अर्थ तक पहुंचाए हैं। और एक दो दफ़ा हमने कॉमेट के साथ एक बड़ा मशहूर वो स्पेसक्राफ्ट भी था जिसको कॉमेट पे लैंड भी करवा दिया था, रोज़ेटा स्पेसक्राफ्ट। ये जी हाँ, ईएसए का था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रोज़ेटा। वो बाकायदा कॉमेट पे उतर भी गया था। तो मैं बस यही कह रहा था कि मेरे जहन में प्लान है कि जी कोई हमारा स्पेसक्राफ्ट, अच्छा वो रोज़ेटा थोड़ी वक्त की ज़िंदगी थी उसकी, फिर वो बंद हो गया। तो कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट हो जो कॉमेट के साथ ही चला जाए और काफ़ी अरसे तक काम भी करे और हमें डेटा भी देता रहे। तो एक गुजरते गुजरते, जैसे बस जा रही होती है तो हम हाथ दे के बैठ जाते हैं, तो इस तरह शायद गुजरते गुजरते किसी कॉमेट को भी हम अटैच कर लें अपने स्पेसक्राफ्ट को उसके साथ और चले जाएं। तो एक ऐसे ही जहन में ये प्लान भी है मेरे। जी हाँ, बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली। जी हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वाला मिशन अलग है, जिसने सैंपल कलेक्ट किए वो अलग है। एक मिशन वो था जिसमें नाम मेरे जहन से निकल रहा है उसका, एक समझ लें एक जैसे टेनिस रैकेट होता है ना, इस तरह का एक स्ट्रक्चर खुला और उसने गुजरते हुए कॉमेट की डस्ट को कलेक्ट किया और बस वो आगे चला गया। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कॉमेट के साथ हमने 2-3 दफ़ा रेंडेवूज़ किए हैं, हम उसके करीब गए हैं। और जैसे रोज़ेटा का मैंने ज़िक्र किया, उसमें तो लैंडिंग हुई। ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसका बिल्कुल मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है। इसने सिर्फ़ कॉमेट की डस्ट यानी उसके जो टेल के पार्टिकल्स हैं वो कलेक्ट किए। और एक वो पिछले दिनों एक और मिशन था नासा का, उसमें भी हमने कॉमेट के साथ जो है वो रेंडेवू किया है। तो कॉमेट्स के साथ रेंडेवू किए हैं, एस्टेरॉइड्स के साथ भी किए हैं। ये कर चुके हैं हम बिल्कुल। अभी ये ईएसए का एक और मिशन भी गया है ना, हीरा स्पेसक्राफ्ट, HERA, हीरा। तो इसने भी जाकर एक कॉमेट के साथ अपने आप को अटैच करना है। तो ये अब एक्सपेरिमेंट्स हम शुरू कर चुके हैं कि कॉमेट को अटैच किया जाए या एस्टेरॉइड के साथ अपने आप को जाके अटैच किया जाए। जी जी
एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली वो एक एस्टेरॉयड है, उसके मून की बिल्कुल उसका ऑर्बिट चेंज हुआ है। नासा का मिशन था डार्ट मिशन। जी हाँ। जी हाँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। बस जी, इसमें अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा मेरा नहीं कमाल है इसमें, अल्लाह की कायनात खुद इस तरह की है कि वो अपने अंदर इंडल्ज कर लेती है। ये मेरे ख्याल जी कोई और क्वेश्चन आया? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल जी। जी जी। बिल्कुल। हाँ, ये ये बताएं वहां भाई, क्यों क्यों नहीं मिले जी आप? ये प्लेटफॉर्म आपने यूज किया है, बिल्कुल अच्छा किया है, सही किया है। आप बताएं वहां भाई। ठीक है जी, वो मतलब मुलाकात जो है उसका कोटा पूरा हो गया। पूरे साल का। जी। अब बिल्कुल ऐसे जी। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल कोई और क्वेश्चन है? 1 मिनट है हमारे पास, हम ले सकते हैं। जी। ये हैंड रेस था किसी और का भी जी? बिल्कुल। बिल्कुल जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।